आज मैं मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी से अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। ये पुस्तक हमारे दिमाग और हमारे पैसे के बीच जटिल संबंधों की खोज करती है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मनोवैज्ञानिक कारक हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। अध्याय 1, कोई भी पागल नहीं है। हाउसल इस बात पर जोर देकर शुरू करते हैं कि वित्तीय व्यवहार अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों और व्यक्तिगत दृष्टिकोणों से आकार लेते हैं। एक व्यक्ति को जो बात तर्कहीन लग सकती है, वो दूसरे व्यक्ति को उनकी अनूठी परिस्थितियों के आधार पर बिल्कुल सही लग सकती है। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। इस अध्याय में चर्चा की गई है कि वित्तीय सफलता में भाग्य और जोखिम कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाउसल का तर्क है कि हम अक्सर दूसरों की उपलब्धियों में भाग्य की भूमिका को अनदेखा करते हैं और अपने स्वयं के वित्तीय उपक्रमों में जोखिम को कम आंकते हैं। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं। यहाँ हाउसल संतोष की अवधारणा की खोज करते हैं और कैसे अधिक की खोज, चाहे पैसे के मामले में हो या स्थिति के मामले में, असंतोष की ओर ले जा सकती है। मुख्य बात यह समझना है कि कब पर्याप्त है। अध्याय 4, जटिल चक्रवृद्धि ब्याज। यह अध्याय वित्तीय वृद्धि और धन संचय दोनों के संदर्भ में चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति पर प्रकाश डालता है। हाउसल बताते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के जादू को काम करने के लिए समय और धैर्य बहुत जरूरी है। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। हाउसल धन संचय करने के लिए आवश्यक कौशल और इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक कौशल के बीच अंतर करते हैं। धन का निर्माण अक्सर जोखिम और नवाचार को शामिल करता है, जबकि इसे बनाए रखने के लिए अनुशासन और सावधानी की आवश्यकता होती है। अध्याय 6, टेल यू विन। इस अध्याय में हाउसल चर्चा करते हैं कि कैसे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या टेल वित्तीय परिदृश्यों में अधिकांश परिणामों को संचालित कर सकती हैं। इन आउटलियर के प्रभाव को समझना अपेक्षाओं और रणनीतियों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। अध्याय 7, स्वतंत्रता। हाउसल धन के अंतिम लक्ष्य को रेखांकित करते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करना। वो इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय सफलता संख्याओं के बारे में कम और अपने समय को नियंत्रित करने और ऐसे विकल्प चुनने की क्षमता के बारे में अधिक है जो एक पूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। अध्याय 8, कार में बैठे व्यक्ति का विरोधाभास। यह अध्याय उस विरोधाभास की पड़ताल करता है जहां लोग अक्सर धन के प्रदर्शन के मूल्य को गलत तरीके से आंकते हैं। हाउसल बताते हैं कि धन का संबंध सार्वजनिक धारणा से ज्यादा व्यक्तिगत संतुष्टि से है और बाहरी मान्यता की तलाश भ्रामक हो सकती है। अध्याय 9, धन वो है जो आप नहीं देखते। हाउसल इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सच्चा धन अक्सर अदृश्य होता है। ये भौतिक संपत्तियों का दिखावा करने के बजाय बचत और निवेश करने की क्षमता रखने के बारे में है। अध्याय वित्तीय अनुशासन और विवेक के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 10, पैसे बचाएं। यह अध्याय मौलिक लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली सलाह पर केंद्रित है, पैसे बचाएं। हाउसल का तर्क है कि बचत करने की आदत उच्च रिटर्न कमाने या जोखिम भरे निवेश करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अध्याय 11, उचित ग्रेटर देन तर्कसंगत। हाउसल सुझाव देते हैं कि अपने वित्तीय निर्णयों के साथ उचित होना अक्सर शुद्ध तर्कसंगतता के लिए प्रयास करने से ज्यादा प्रभावी होता है। उनका तर्क है कि वित्तीय निर्णयों को व्यक्तिगत मूल्यों और भावनाओं के साथ संरेखित करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अध्याय 12, आश्चर्य। अंतिम अध्याय स्वीकार करता है कि अप्रत्याशित घटनाएं हमेशा घटित होंगी। हाउसल पाठकों को अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने और अपनी वित्तीय योजनाओं में लचीला बने रहने की सलाह देते हैं। निष्कर्ष में पैसे का मनोविज्ञान इस बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि हमारा मनोवैज्ञानिक स्वरूप हमारे वित्तीय व्यवहार और निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे अपने मानसिक पैटर्न और हमारे वित्तीय विकल्पों के अंतर्निहित चालकों को समझने से अधिक विचारशील और सफल धन प्रबंधन हो सकता है। दोस्तों, अगली ऑडियो बुक समरी किस बुक की सुनना चाहते हैं, कमेंट करें और हमारे चैनल 5 मिनट बुक समरी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।